Local self-government. 73rd and 74th Amendment. In 1918, the central government introduced two constitutional amendments. These amendments aimed at strengthening local government and ensuring an element of uniformity in their structure and functioning across the country. 1989 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में दो बड़े बदलाव किए और इन अमेंडमेंट्स का मेन पर्पस क्या था कि इंडिया के अंदर जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, चाहे फिर वो पंचायती राज है और चाहे म्यूनिसपैलिटीज़ हैं, उनके अंदर यूनिफॉर्मिटी लाना. इट मीन्स कि पहले जो है वो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के अंडर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ का स्टेटस अलग अलग था, लेकिन इन अमेंडमेंट्स के थ्रू ऑल ओवर इंडिया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ को एक जैसे लॉज के साथ एक जैसा काम करने के लिए प्रिपेयर किया गया, सो दैट कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी पर निर्भर ना रहे. हमारे कंट्रीज़ में पहले भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ थी. यहाँ तक कि अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो भी हम पढ़ते हैं कि ग्राम पंचायत वर देयर. और यहाँ तक कि इंडिपेंडेंट इंडिया में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ को मेंशन किया गया है, लेकिन दे वर अंडर द स्टेट गवर्नमेंट. लेकिन इन दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ने दीज अमेंडमेंट्स आर अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़. Later in 1992, the 73rd and 74th Amendment constitutional amendments were passed by the Parliament. और 73rd और 74th Amendment actually pass हुआ 1992 में. The 73rd Amendment is about rural local government, which are also known as Panchayati Raj institution, and the 74th Amendment made the provision related to urban local government. The 73rd and 74th Amendment came into force in 1993. अगर हम अमेंडमेंट्स के फीचर्स को देखें तो ये दोनों के जो फीचर्स हैं दे आर सेम, लेकिन सिर्फ इसके अंदर जो एक बेसिक फ़र्क है वो ये है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ के बारे में है और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ के बारे में है. 73rd Amendment. Many changes were brought about by the 73rd Amendment in Panchayati Raj institution. तो 73rd Amendment से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए. तो लेट्स सी व्हाट दीज चेंजेस आर. 3-tier system. All states now have a uniform 3-tier पंचायती राज स्ट्रक्चर. अब हर स्टेट के लिए ये मैंडेटरी हो गया है कि कंपलसरी हो गया है कि वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ को 3 लेवल्स पर रखें. एट द बेस इज ग्राम पंचायत. अ ग्राम पंचायत कवर्स अ विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस. कि सबसे बेस लोअर लेवल पर होगी ग्राम पंचायत, तो सभी हर गांव की अपनी एक ग्राम पंचायत होगी. लेकिन अगर गांव साइज में बहुत ज़्यादा ही छोटे हैं तो 2 गांवों की मिलाकर एक पंचायत भी बनाई जा सकती है. द मिडल लेवल इज मंडल और इसको हम ब्लॉक या तालुका लेवल भी कहते हैं. दीज बॉडीज आर कॉल्ड मंडल और तालुका पंचायत, जिनको हम ब्लॉक समिति भी कह सकते हैं, मंडल और तालुका पंचायत भी कह सकते हैं. तो दिस इज द मिडल लेवल. लेकिन वो स्टेट्स जो बहुत छोटे हैं वहाँ पर अगर मिडल लेवल ना हो तो भी काम चल सकता है. At the top is the जिला परिषद covering the entire rural areas of district. और पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी रूरल एरियाज हैं, जितनी भी पंचायत हैं, जितनी भी ब्लॉक समितिज हैं, उन सबको देखने के लिए टॉप लेवल पर होगा जिला परिषद. द अमेंडमेंट ऑल्सो मेड अ प्रोविजन फॉर मैंडेटरी क्रिएशन ऑफ द ग्राम सभा. तो इस अमेंडमेंट में ये भी कहा गया है कि हर गांव में एक ग्राम सभा बनाई जाएगी. तो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ग्राम पंचायत एंड ग्राम सभा. ग्राम पंचायत क्या है? ग्राम पंचायत इज अ ग्रुप ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स. इट मीन्स दे आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच वार्ड फ्रॉम द विलेज, और उन मेंबर्स के ग्रुप को हम कहते हैं ग्राम पंचायत. लेकिन व्हाट इज ग्राम सभा? कि किसी भी गांव में जितने जो भी अडल्ट मेंबर्स हैं, इट मीन्स जो भी वोटर्स हैं, दे ऑल आर द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा. इट्स रोल एंड फंक्शंस आर डिसाइडेड बाय स्टेट लेजिस्लेशन. तो ग्राम सभा का मेन काम क्या होता है
कि वो ग्राम पंचायत के ऊपर नज़र रखते हैं, उनके एनुअल बजट्स को अप्रूव करते हैं और वो ये देखते हैं कि जितना भी पैसा ग्राम पंचायत को मिला है क्या ग्राम पंचायत उसको सही तरीके से यूटिलाइज कर रही है। रेगुलर इलेक्शन, all the three levels of Panchayati Raj institution are elected directly by the people. The term of each पंचायत body is 5 year. तो इन तीनों लेवल्स पर, चाहे वो ग्राम पंचायत है, चाहे ब्लॉक समिति है और चाहे जिला परिषद, तो इनके मेंबर्स जो हैं वो दे वुड बी डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल और इनका टर्म रहेगा 5 years. If the state government dissolve the panchayat before the end of its 5-year term, fresh election must be held within 6 months of such dissolution. और अगर किसी वजह से स्टेट गवर्नमेंट पंचायत को 5 साल से पहले भी डिसॉल्व करती है तो उन्हें 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना पड़ेगा. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोविजन दैट इंश्योर द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्टेड लोकल बॉडीज. Before the 73rd amendment in many states, there used to be indirect election to district bodies and there were no provision for immediate election after dissolution. और लेकिन 73rd amendment से पहले कई राज्यों में जिला परिषद या ब्लॉक समिति के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ करते थे और अगर कोई लोकल बॉडी डिसॉल्व हो जाती थी तो वो लोग लंबे समय तक उसका इलेक्शन नहीं करवाते थे. लेकिन आफ्टर 73rd अमेंडमेंट उनको 6 months के अंदर अंदर वहाँ पर इलेक्शन करवाना ही होगा. रिजर्वेशन, 1/3 ऑफ द पोजीशन इन ऑल पंचायत इंस्टीट्यूशन आर रिजर्व फॉर वीमेन. कि पंचायत के अंदर चाहे जितनी भी पोजीशंस हैं उनमें से 1/3 सीट्स जो हैं वो औरतों के लिए रिजर्व होंगी. रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर एट ऑल द 3 levels इन प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन. तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी उस शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन है उसके प्रोपोर्शन में वहाँ पर विलेज पंचायत्स में, ब्लॉक समितिज़ में और जिला परिषद के अंदर सीट्स जो हैं वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व की जाएंगी. और अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है तो वो OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी रिजर्वेशन रख सकते हैं. ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट, 29 subjects which were earlier in the state list are identified and listed in the 11th schedule of constitution. अब कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ को सब्जेक्ट भी ट्रांसफ़र करेगी कि लोकल सेल्फ बॉडी किन किन चीज़ों के ऊपर काम कर सकती है. और रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन के 11th शेड्यूल में मेंशन किए गए हैं. So let's see what are these subjects. It contains the following functional item plays within the purview of the panchayat: agriculture, including agriculture extension; land improvement, implementation of land reform, land consolidation and soil conservation; minor irrigation, water management and watershed development; animal husbandry, dairying and poultry; social forestry and farm forestry; minor forest produce; small scale industries including food processing industries; khadi, village and cottage industry; rural housing, drinking water, fuel and fodder; roads, culverts, bridges, ferries, waterways and other means of communication; rural electrification including distribution of electricity; non-conventional energy sources; poverty alleviation program; education including primary and secondary school; technical training and vocational education; adult and non-formal education; cultural activities; markets and fairs; health and sanitation including hospital, primary health centers and dispensary; family welfare, women and child development; social welfare including welfare of the handicapped and mentally retarded; welfare of the weaker section and in particular of scheduled caste and scheduled tribe; public distribution system; maintenance of community assets. But the provision of 73rd amendment was not made applicable to areas inhabited by आदिवासी population in many states of India. लेकिन 73rd amendment के अंदर जो कुछ भी प्रोविजन बनाए गए थे, जो कुछ भी चेंजेस लाए गए थे, वो आदिवासी एरियाज़ के ऊपर एप्लीकेबल नहीं थे क्योंकि ये लोग जो हैं वो इनका एक अलग लाइफस्टाइल होता है.
ये इंडिया के अंदर मेन स्ट्रीम से बिल्कुल अलग होते हैं, यानी कि इनका शहरों और गाँव से कोई ज़्यादा खास संबंध नहीं होता है, इनका रहने का तरीका जो है वो बिल्कुल अलग होता है। तो 1996 में इन पंचायत के लिए एक अलग से एक्ट पास किया गया। मैनी आदिवासी communities have their traditional custom of managing common resources such as forest and small water reservoirs etc. तो इनके कस्टम्स को, इस डाइवर्सिटी को मेंटेन रखने के लिए, ताकि ज़बरदस्ती हम इन लोगों को इनका लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए फोर्स ना करें, तो 73rd अमेंडमेंट इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं था। तो इस नए एक्ट जो 1996 में पास हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ये लोग अपनी मर्जी से, अपने तरीके से अपनी कम्युनिटी के रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन। First you need to understand the difference between Election Commission and State Election Commission. Election Commission of India is responsible for conducting election of state government and central government. लेकिन जो State Election Commission है, that will be made only for a particular state and which is responsible for conducting the election for local self-government bodies, both rural and urban. The state government is required to appoint a state election commission who would be responsible for conducting elections to पंचायती राज institution. तो हर स्टेट गवर्नमेंट एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाएगा जो उस स्टेट के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और म्यूनिसपैलिटीज के इलेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। Earlier this task was performed by the state administration which was under the control of state government. पहले ये काम स्टेट गवर्नमेंट किया करती थी, लेकिन अब स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज एन ऑटोनॉमस लाइक द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। जिस तरह इंडिया के इलेक्शन कमीशन के अंदर कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता है, उसी तरह से स्टेट इलेक्शन कमीशन भी एक ऑटोनॉमस मतलब जहाँ पर उनको अपने डिसीजन खुद लेने की आज़ादी होती है। तो इसी तरह से एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाएगा। However, the state election commissioner is an independent officer and is not linked to nor is the officer under the control of Election Commission of India. तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एक इंडिपेंडेंट ऑफिसर है और नेशनल वाला जो नेशनल लेवल का इलेक्शन कमीशन है हमारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये उसके अंडर काम नहीं करते। स्टेट फाइनेंस कमीशन। Now we have seen the transfer of subject, reservation, election, but the main thing is financial resources. It means कि कोई भी गवर्नमेंट किसी भी लेवल पर तब तक इफेक्टिवली काम नहीं कर सकती जब तक उनके पास प्रॉपर फंड्स ना हो। तो इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट्स की मर्जी पर इनके फंड डिपेंडेंट ना रहे, तो इस 73rd अमेंडमेंट बात करता है क्रिएशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन। The state government is also required to appoint a state finance commission once in a 5 year. कि हर स्टेट गवर्नमेंट 5 साल में एक स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाएगा। द कमीशन वुड एग्जामिन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन द स्टेट. इट वुड ऑल्सो रिव्यू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट ऑन वन हैंड एंड द बिटवीन रूरल एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड. तो इस कमीशन का मेन काम क्या है कि स्टेट के अंदर लोकल गवर्नमेंट की फाइनेंशियल पोजीशन को देखना कि क्या लोकल गवर्नमेंट को अपने काम करने के लिए प्रॉपर फंड्स मिल रहे हैं, क्या स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ये पैसा सभी एरियाज को इक्वली डिवाइड कर रही है या नहीं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज को रूरल को कितना पैसा मिल रहा है और अर्बन को कितना पैसा मिल रहा है. दिस इनोवेशन एंश्योर दैट एलोकेशन ऑफ फंड टू रूरल लोकल गवर्नमेंट विल नॉट बी अ पॉलिटिकल मैटर. इसका मतलब क्या है कि रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज को मिलने वाला पैसा जो है वो अब पॉलिटिकल मैटर पर डिपेंड्स नहीं रहेगा. 74th amendment. 74th amendment dealt with the urban local bodies or nagar palikas. As I told you, both the amendments are same. On the difference is only this कि 73rd is related to rural local self government bodies while 74th is related to urban local bodies. So let me see what is the difference between a rural area and urban area. The census of India defines an urban area as having, तो हम किस एरिया को एक अर्बन एरिया कहेंगे, मिनिमम पॉपुलेशन 5000, at least 75% of male working population
engaged in non-agricultural occupation. It means कि उन 5000 लोगों में जो भी मेल मेंबर्स हैं उनमें 75% नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में एंगेज हैं. A density of population for at least 400 person per square kilometer. और अगर हम 2011 सेंसस को देखें तो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में से 31% लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं. In many ways, the 74th Amendment is a repetition of 73rd Amendment, except that it applies to the urban areas. All the provision of 73rd Amendment relating to direct election, reservation, transfer of subjects, State Election Commission and State Finance Commission are incorporated in 74th Amendment also and thus apply to Nagar Palikas. बाकी सभी फीचर्स जो हैं वो सेम है. द डिफरेंस इज ओनली 73rd इज फॉर रूरल एरियाज while the 74th is for urban area. The constitution also mandated the transfer of a list of function from the state government to the urban local self government bodies. जैसे 73rd अमेंडमेंट में स्टेट गवर्नमेंट को कहा गया कि वो रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज को सब्जेक्ट ट्रांसफर करेगी, उसी तरह 74th अमेंडमेंट में अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज को सब्जेक्ट ट्रांसफर की बात की गई है. तो अगर रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज के सब्जेक्ट्स 11 शेड्यूल में मेंशन किए गए हैं तो अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज के जो सब्जेक्ट हैं वो 12th शेड्यूल में मेंशन किए गए हैं. लेट्स सी व्हाट्स दीज सब्जेक्ट आर. 12th schedule of the constitution. List of the 18 items covered under the 12th schedule of Indian constitution are as follows. हमने रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज में जब हमने 11 शेड्यूल की बात की तो देयर वर 29 सब्जेक्ट्स, बट अर्बन एरियाज में देयर आर 18 सब्जेक्ट. रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ लैंड बिल्डिंग्स, अर्बन प्लानिंग इंक्लूडिंग द टाउन प्लानिंग, प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, urban poverty elevation, water supply for domestic, industrial and commercial purpose, fire services, public health sanitation, conservancy and solid waste management, slum improvement and upgradation, safeguarding the interest of the weaker section of society including the physically handicapped and mentally unsound, urban forestry, protection of environment and promotion of ecological aspects, construction of roads and bridges, provision of urban amenities and facilities such as parks, gardens and playgrounds, promotion of cultural, education and aesthetic aspects, burial and burial grounds, cremation and cremation grounds and electric crematoriums, cattle pond, prevention of cruelty to animals, regulation of slaughterhouse and tanneries, public amenities like street lighting, parks, space, bus stop and public convenience, vital statistics including registration of births and deaths.